हाथरस में 121 मौत का जिम्मेदार कौन है और हाथरस में 2 जुलाई को भगदड़ कैसे मची, अब इसकी गुत्थी सुलझने वाली है। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं प्रहार। हाथरस पुलिस ने मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया है और देव प्रकाश मधुकर से हाथरस पुलिस लगातार अब पूछताछ भी कर रही है। पुलिस किसी अज्ञात स्थान पर ले जाकर इस वक्त पूछताछ कर रही है। इंडिया टीवी को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एडीजी रैंक के अधिकारी देव प्रकाश मधुकर से पूछताछ में जुटी है। पुलिस ये जानना चाहती है कि आखिरकार सत्संग के लिए फंडिंग कहां से हुई, लेकिन देव प्रकाश मधुकर पुलिस के सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहा। वो सिर्फ ये बता रहा है कि वो सूरजपाल उर्फ बाबा भोले का सिर्फ सेवादार है। यहां पर आपको हम बता दें कि हाथरस पुलिस ने भगदड़ कांड के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को कल शाम दिल्ली से गिरफ्तार किया था और अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल शाम 7:30 पर उसे नजफगढ़ से सड़क से गिरफ्तार किया गया जो दिल्ली में है। जबकि उसके एडवोकेट दावा करते हैं कि देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उसने सरेंडर किया है। लेकिन पुलिस के जो सूत्र हैं वो तो यही बता रहे हैं कि दिल्ली में गिरफ्तारी के बाद देव प्रकाश मधुकर को करीब 3.5 घंटे में पुलिस बाई रोड हाथरस लेकर पहुंची है, जहां इस वक्त उससे पूछताछ चल रही है। अब हाथरस कांड के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को आज पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन आज शाम को इसकी पेशी होने जा रही है कोर्ट में। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो ये कांड हुआ था 2 तारीख को, उसके राज मधुकर ही खोलेगा। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर अब पुलिस की गिरफ्त में है और दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से इसे गिरफ्तार किया गया है। 2 तारीख को जो सभा हुई थी उसका जो मुख्य संयोजक था, मुख्य सेवादार था, यही देव प्रकाश मधुकर था, जो अपने नाम के साथ इंजीनियर भी लगाता है, अपने इलाके में काफी रसूख रखता है। और यही वजह है कि जब इसकी बात सामने आई तो कई लोगों ने अपने मुंह सील लिए, इसके बारे में जानकारी नहीं दे रहे थे। अभी भी इसके कई साथी हैं, अनार सिंह है जिसमें और राम प्रकाश है जो इसी के इलाके में रहते हैं, अब भी फरार चल रहे हैं। इस बात की भी जांच की जा रही है कि महज यह हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश थी, षड्यंत्र था। देव प्रकाश मधुकर हादसे के बाद से ही फरार चल रहा था। यूपी पुलिस ने उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा था मधुकर पर, जिसे दिल्ली के नजफगढ़ से पकड़ा गया और हादसे के 3 दिन बाद आखिरकार उसकी लोकेशन ट्रेस होती है और वो दिल्ली से पकड़ा जाता है। हालांकि देव प्रकाश मधुकर का जो एडवोकेट है वो तो यह दावा करता है कि गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि मधुकर ने सरेंडर किया है। हाथरस प्रकरण में जो एफआईआर में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए, हार्ट पेशेंट है, कोई चीज उनके साथ गलत ना हो, ये मेरा इसीलिए मैंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया। मैंने कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाई, कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई, जिससे कि ये माना जाता कि हम बचना चाहते हैं। अब देव प्रकाश मधुकर हाथरस के दमतपुरा के न्यू कॉलोनी का रहने वाला है और उसके आसपास उसके कई साथी थे जो इस कमेटी का हिस्सा थे जिन्होंने सत्संग का आयोजन किया था। अब पुलिस के सामने भगदड़ कांड का मुख्य आरोपी है और उससे कई सवाल भी पूछे जाने हैं और उसके जवाब चाहिए। बाबा साकार हरि का खास सेवादार है यह मधुकर। हाथरस सत्संग का मुख्य आयोजन करता भी यही है और हादसे के बाद से बाबा को पहला कॉल भी मधुकर का ही गया था। दोनों के बीच एक लंबी बातचीत हुई थी। साथ ही 80,000 लोगों का परमिशन लिया था, इजाजत ली थी मधुकर ने इस आयोजन के लिए, लेकिन 2.5 लाख लोग पहुंच गए थे, जिसकी जानकारी उसने सही तरीके से पुलिस प्रशासन को नहीं दी और इसी की वजह से 2 तारीख को यह दुखद घटना हुई और सैकड़ों लोग मौत की आगोश में चले गए। हाथरस पुलिस ने हाथरस में हुई घटना जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी, उसमें जो आरोपी है मधुकर,
उसे दिल्ली से गिरफ्तार करने का दावा किया है। दरअसल एपी सिंह जो कि वकील हैं, उनका यह दावा था कि उनके क्लाइंट ने सरेंडर किया है, लेकिन उसके बाद हाथरस पुलिस से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हाथरस पुलिस ने जो है के सामने मधुकर ने सरेंडर नहीं किया है, जबकि हाथरस पुलिस ने दिल्ली से पूरे टेक्निकल सर्विलांस और टीम की मदद के साथ जो है वो दिल्ली से मधुकर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल मधुकर को हाथरस लेकर पुलिस पहुंच चुकी है और उसको आज जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने से पहले हाथरस पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, उसके रोल के बारे में पूरे तरीके से बताएगी। वो 2 तारीख के बाद से कहां-कहां फरारी के दौरान छुपा रहा, किस-किस के संपर्क में था, और हादसे के बाद यह भी कहा जा रहा है कि उसने बाबा से बात की थी फोन पर तकरीबन 11 मिनट के करीब, तो उस बारे में भी जो है पुलिस खुलासा कर सकती है। तो फिलहाल इस वक्त हम हाथरस पुलिस लाइन के बाहर मौजूद है, यहीं पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी हाथरस पुलिस की, और उसके बाद मधुकर को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस जो है उसकी रिमांड मांग सकती है। फिलहाल अब हाथरस पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि मधुकर से पूरी घटना को लेकर सच उगलवाना कि आखिर वो कहां-कहां इस दौरान छुपा रहा, घटना के वक्त एग्जैक्ट क्या हुआ और बाबा से उसकी क्या कुछ बात हुई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर घटना के बाद जो है बाबा सूरजपाल उर्फ जो नारायण साकार हरि है, उसका भी जो है आधिकारिक तौर पर बयान सामने आया है, जिसमें उसने पुलिस प्रशासन पर भरोसा जताने के लिए की बात कही है। साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ संवेदना जाहिर की है। लेकिन सवाल यह है कि बाबा इतने दिनों तक चुप क्यों रहा और अभी तक वो कहां था। और इस वक्त मेरे 2 सहयोगी कुमार सोनू हाथरस से और विशाल प्रताप सिंह मैनपुरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार सोनू, इस वक्त हाथरस का मुख्य आरोपी, इस घटना का मुख्य आरोपी हाथरस में पूछताछ चल रही है। भले ही दावे हो उनके वकील के, लेकिन पुलिस ने किस तरह से गिरफ्तार किया, और दूसरा पॉइंट कि आखिरकार अब तक जो पूछताछ हुई है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया, सूत्र क्या कह रहे हैं? देखिए, हाथरस पुलिस सूत्रों का कहना है कि नजफगढ़ में एक नाले के पास से जो है सड़क से जो है देवप्रकाश मधुकर को गिरफ्तार किया गया। हाथरस पुलिस ने गिरफ्तार किया तकरीबन 7:30। सोनू, आपके पास हम आएंगे, लेकिन एक अहम जानकारी और दर्शकों को देते हैं, उसके बाद आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। हाथरस हादसे की जांच तेज हो गई है और न्यायिक आयोग की टीम इस वक्त हाथरस पहुंच चुकी है। न्यायिक आयोग की टीम हर पहलू की जांच करेगी और इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है यह भी बताएंगी। लेकिन हमारे संवाददाता कुमार सोनू की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम हाथरस पुलिस लाइन के अंदर मौजूद हैं और हाथरस में जो 2 तारीख को घटना हुई जिसमें 121 लोगों की मौत हुई, उस मामले पर जांच के लिए प्रदेश सरकार ने जुडिशियल कमीशन का गठन किया था और उसे जो है जांच करने के लिए आदेश दिया था, जिसके बाद अब वो जुडिशियल कमीशन जो है वो पुलिस लाइन के अंदर पहुंच चुका है। आप देखें कि यहां पर जो आपको पुलिस का बंदोबस्त भी आपको दिखाई दे रहा होगा। दरअसल तमाम जो जिले के आला अधिकारी हैं, जिसमें डीएम, एसपी और एडीएम, एसडीएम और इसके साथ एडिशनल एसपी और तमाम जो इस पूरी जांच से जुड़े अधिकारी हैं, वो इस वक्त पुलिस लाइन के अंदर इस पीली बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं और यहां पर जो है जुडिशियल कमीशन की जो पूरी सदस्य हैं वो पहुंचे हुए हैं और एक-एक अधिकारी के जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, उनसे पूरी पूछताछ की जा रही है। जांच कमीशन ने जो है अब जांच का जिम्मा संभाल लिया है और हाथरस की पुलिस लाइन के अंदर पहुंच चुका है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त पुलिस लाइन के अंदर मौजूद हैं और यहां पर जुडिशियल कमीशन पहुंच गया है और तमाम जो अधिकारी हैं जुड़े हुए वो उनसे जो है पूछताछ कर रहे हैं, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। दरअसल 121 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद सरकार ने जुडिशियल कमीशन की इंक्वायरी सेट की थी और गठन भी कर दिया था, जिसके बाद आज जुडिशियल कमीशन हाथरस पहुंचा और सबसे पहले वो पुलिस लाइन पहुंचकर तमाम अधिकारियों के बयान दर्ज कर रहा है। तो कुमार सोनू ने हमें बता दिया किस तरह से इस वक्त जुडिशियल कमेटी जो कमीशन है इस वक्त मौजूद है हाथरस में। सोनू, आगे हम बातचीत को जारी करते हुए वही 2 पॉइंट, पहली चीज की कहानी क्या है गिरफ्तारी के पीछे मधुकर के, और दूसरी बात कि आखिरकार सूत्र क्या बताते हैं, क्या कुछ बातें उसके मुंह से निकलकर सामने आई हैं।
देखिए, हमारी आला अधिकारियों से बात हुई है, यूपी पुलिस के जो टॉप सोर्सेज हैं उनसे हमारी बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि तकरीबन 7:30 बजे के करीब नजफगढ़ में नाले के पास से खुली सड़क से जो है देवप्रकाश मधुकर को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहां से उसको पकड़ा, उसके बाद 11 बजे के करीब जो है हाथरस लेके पहुंचे, जिसके बाद उसकी जो है कागजों में गिरफ्तारी डाली गई। और मैं आपको एक और बात बता दूं, रात भर से जो है मधुकर से पूछताछ कर रहे हैं। आला अधिकारी खुद मौजूद थे, एडीजी रैंक के अधिकारी, आईजी रैंक के अधिकारी जो हैं इस पूछताछ में शामिल थे। और सबसे बड़ी बात कि तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो ये जानना चाहते हैं कि मधुकर को फंडिंग कौन करता था, फंडिंग कहां से आती थी, तमाम पैसा कहां से आता था इतने बड़े लेवल पर सत्संग को ऑर्गेनाइज करने का। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। हालांकि मधुकर जो है इसमें लगातार गोलमोल जवाब दे रहा है, पुलिस जो है उससे लगातार पूछताछ कर रही है। अभी भी उससे जो है एक अज्ञात जगह पर हाथरस में ही पूछताछ चल रही है फिलहाल। और पुलिस जो है बस ये जानना चाहती है कि उसके पास जो पैसा आ रहा था वो कहां से आ रहा था, किस रास्ते से आ रहा था, कौन कौन उसको फंडिंग करता था इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। हालांकि पुलिस ने उसके पास से कुछ भी ऐसा संदिग्ध बरामद नहीं किया है। और अभी रही बात अगर हम जुडिशियल कमीशन की करें तो जुडिशियल कमीशन भी जो है वो हाथरस पुलिस लाइन पहुंच चुका है। तमाम जो तीनों सदस्य हैं, क्योंकि इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, इसके अलावा एक पूर्व आईपीएस हैं, पूर्व आईएएस हैं, और वो पहुंच चुके हैं। फिलहाल तमाम जो जिले के आला अधिकारी हैं, जिसमें डीएम, एसपी, एडिशनल एसपी, एडीएम, एसडीएम और इसके साथ साथ जो दूसरे अधिकारी हैं वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं। खासतौर पर सीएमओ भी अंदर मौजूद हैं, ताकि पूरे घटना में जो मुख्य किरदार है वो है मधुकर, जो इस वक्त पुलिस के गिरफ्त में है। लेकिन मधुकर की और साथ ही साथ सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के बीच जो बातचीत हुई थी ठीक घटना के बाद, वो भी एक महत्वपूर्ण अंश रहेगा जिसके बारे में इस वक्त पुलिस जानना चाहेगी। इस वक्त विशाल भी मौजूद है मैनपुरी में। बताया जा रहा है कि शायद बाबा अंदर ही है। क्या हलचल है वहां पर विशाल इस वक्त, और साथ ही जो बातचीत हुई थी इन दोनों के बीच में मधुकर और बाबा की, वो कितना अहम हो जाता है इस पूरे केस के अंदर? अमित, इस समय चूंकि मैनपुरी में बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो जो अगर भक्तों की बात कर लें, अनुयायियों की बात कर लें, श्रद्धालुओं की बात कर लें, जो कि कथित तौर पर भोले बाबा के हुआ करते हैं, वो फिलहाल यहाँ नहीं आ रहे हैं। उसके पीछे कारण मौसम भी है, और जिस तरीके की कंट्रोवर्सी 2 तारीख से चल रही है, ये भी एक वजह मानी जा रही है कि जो श्रद्धालु हैं वो फिलहाल यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से बात किया जाए, जिसका भी आपने जिक्र किया कि मधुकर के बीच में और नारायण साकार हरि के बीच में इस घटना के होने के बाद जो 11 मिनट तक बातचीत हुई है, उसकी बहुत ज्यादा अहमियत इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से हो जाती है। क्योंकि मधुकर अब पुलिस को यह बताएगा कि किस तरीके से उसने बाबा को इस पूरे हादसे की जानकारी दी, बाबा का क्या रिप्लाई था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबको लगता है कि बाबा को वापस आना चाहिए था, बाबा को घायलों की मदद करनी चाहिए थी, बाबा को मौके पर जो हालात बिगड़ रहे थे उसके बारे में कुछ चिंतन करना चाहिए था, लेकिन बाबा तो ऐसा गायब हुए कि बाबा का कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया। अब सुबह की बात कर लिया जाए तो एक स्टेटमेंट बाबा का जरूर सामने आया है, जिसमें घटना की जिम्मेदारी बाबा ने नहीं ली है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सहयोग की बात नहीं की है, और वो तमाम बातें कही हैं जिसको कि पुलिस को लिहाज से, इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें नहीं थी। तो ऐसे में अब मधुकर का गिरफ्तार हो जाना, बाबा का स्टेटमेंट आ जाना, कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, कोइंसिडेंस हो रहा है कि एक गिरफ्तारी होती है और बाबा का स्टेटमेंट आ जाता है। यानी कि मधुकर वो की रोल है, की पर्सन है जिसके पास बाबा के ज्यादातर राज हैं, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वो मुख्य आयोजक था। और अगर मुख्य आयोजक पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, जो कि एफआईआर का वांटेड नंबर 1 है, तो उसके पास जो जानकारियां होंगी कि मौके पर किस तरीके से रिएक्ट किया गया, सेवादारों ने क्या किया था, एग्जिट गेट जो थे वो किस तरीके के थे, जब भगदड़ की शुरुआत हुई तो सेवादारों ने क्या किया, तो ये वो तमाम पहलू हैं जिसको पुलिस जानना चाहती है। आप दोनों ही इस पर नजर बनाए रखें, क्योंकि अब हर कोई यही जानना चाहेगा कि आखिरकार मधुकर और बाबा के बीच में वो 11 मिनट क्या बातचीत हुई थी, और मधुकर ने अगर बाबा को बताया कि हादसा हुआ है तो उसके बाद भी बाबा क्यों नहीं लौटे, क्यों अपने भक्तों के पास नहीं गए जो दर्द में थे और जो मौत की आगोश में चले गए। उधर हाथरस कांड के मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के बाद सूरजपाल उर्फ भोले बाबा भी कैमरे पर पहली बार सामने आया और हादसे पर दुख व्यक्त किया है। बाबा ने यूपी के मैनपुरी में अपने कमरे में बैठकर कैमरे में पहली बार बयान दिया है, जिसमें उसने कहा है कि 2 जुलाई की घटना के बाद से वो बहुत दुखी है। वीडियो में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने लोगों से, सभी से कहा है कि शासन और प्रशासन पर भरोसा रखें। सूरजपाल उर्फ बाबा साकार हरि का कहना है कि जो उपद्रवी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, और साथ ही मृतकों के परिजनों और घायलों की मदद उनकी कमेटी करेगी। यह बात भी कैमरे पर कहा है। हम
2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। अब बाबा कह रहा है कि उनकी कमेटी घायलों और पीड़ितों को, परिवार को मदद करेगी, लेकिन साथ ही बाबा यह महामंत्र भी देते हैं कि लोगों को संयम बनाए रखना है। लेकिन संयम तब कैसे हो सकता है जब 121 लोगों की जान चली गई है। और साथ ही महामंत्र का जाप करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो उठता है कि बाबा 4 दिन बाद ही सामने क्यों आए हैं। और अगर सूरजपाल उर्फ बाबा, भोले बाबा जिनको नाम से कहा जाता है, भगदड़ की जानकारी मिली थी तो उसके बाद वो छुप क्यों गए थे? उस वक्त ही एक्टिव क्यों नहीं हो गए? क्यों अपने भक्तों के बीच वो नहीं गए थे? और लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि अगर बाबा मैनपुरी में कमरे में बैठकर कैमरे पर बयान दे सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो फिर पुलिस क्यों नहीं मिल रही है इनको? पुलिस क्यों इनको नहीं पकड़ रही है या उनसे सवाल कर रही है? बाबा जब मैनपुरी में ही था तो फिर उसे बयान देने में 4 दिन का वक्त क्यों लग गया? यह भी एक बड़ा सवाल है। बाबा साकार हरि ने अपना बयान तब क्यों जारी किया जब उसका सबसे खास सेवादार देव प्रकाश मधुकर दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है? और क्या बयान देने के लिए एक पूरी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार थी? हम इस समय नारायण साकार हरि के मैनपुरी आश्रम पर मौजूद हैं, जहां पर मीडिया कर्मियों के साथ साथ पुलिस की मौजूदगी लगातार बनी हुई है। बाबा का ये जो आश्रम है, महल नुमा आश्रम है, यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से बड़े बड़े दरवाजे हैं, बड़े बड़ी नक्काशियाँ हैं, किस तरीके से विस्तृत इस पूरे आश्रम को चकाचौंध रूप से बनाया गया है। और बताया जा रहा है कि मैनपुरी के इसी आश्रम में सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा मौजूद हो सकता है, लेकिन उसकी मौजूदगी के बारे में सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं। कंफर्म जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है। इस हादसे के बाद पहली बार सूरजपाल कैमरे के सामने आया और कैमरे के सामने आकर के उसने जिन लोगों की मौत हुई है उनके प्रति दुख व्यक्त किया और कहा कि हम उनके साथ तन मन धन के साथ खड़े हैं और लोगों को प्रशासन पर, पुलिस पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अगर इलाके की बात कर लिया जाए तो इलाके में आप देखिए कि किसी भी तरीके से कोई सेवादार यहाँ पे नहीं है, कोई अनुयायी यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मौजूदगी है वो मौजूदगी है अटकलों की कि सूरजपाल इस समय कहाँ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मीडिया के सामने जो पहली बार सूरजपाल आया वो मैनपुरी के इसी आश्रम से आया है, तो पुलिस की मौजूदगी है यहाँ पर। पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, एसएचओ के लेवल के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सूरजपाल के बारे में फिलहाल कोई जानकारी किसी के पास मौजूद नहीं है। अगर इस आश्रम की बात किया जाए तो आश्रम में देखिए जो यहाँ पर दीवारें हैं, यानी कि जो बाउंड्री वॉल है उसकी जो हाइट है वो कम से कम 30 फुट के आसपास है, यानी कि किले नुमा ये आश्रम बनाया गया है। और ये बताया जा रहा है कि जब हाथरस में हादसा हुआ तो सूरजपाल सबसे पहले इसी आश्रम में आया अपने गाड़ियों के काफिले के साथ, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि अंदर गाड़ियां मौजूद नहीं हैं, सिर्फ एक गाड़ी मौजूद है, पुलिस की मौजूदगी है, मीडिया की मौजूदगी है। लेकिन लाख टके का सवाल अभी भी बना हुआ है कि बाबा है तो है कहाँ।
अब सीधे विशाल से हम जानते हैं। विशाल, अगर बाबा इसी आश्रम में मौजूद हैं तो पुलिस की कौन सी मजबूरी है कि वो बाबा से पूछताछ नहीं कर सकती है? देखिए अमित, इस पूरे मामले में एक टेक्निकल चीज़ को बहुत मतलब आहिस्ता से समझना पड़ेगा। वो रीज़न ये है कि पुलिस की जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर में देव प्रकाश मधुकर नंबर 1 वांटेड है, मुख्य आरोपी है। बाबा कहीं से भी इस पूरी एफआईआर में आरोपी नहीं है पुलिस के लिए। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस बारे में पूछा गया था, शलभ माथुर जो कि आईजी है अलीगढ़ के और हाथरस की पूरी जांच को देख रहे हैं, उनसे इस बात को पूछा गया था, तो उन्होंने दोनों ने ये कहा था, जिम्मेदार व्यक्तियों ने ये बात कही थी कि इन्वेस्टिगेशन में, जांच में अगर हमको किसी की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यह सवाल भोले बाबा के लिए पूछा गया था, तो हम भविष्य में उससे भी पूछताछ कर सकते हैं। ये बात बताता है कि पुलिस के कहीं ना कहीं भोले बाबा पूरी तरीके से टच में है। यानी कि पुलिस को इस बात की जानकारी है कि भोले बाबा की लोकेशन है तो है कहां, और पुलिस को यह लगता है कि जब भी हमको भोले बाबा की जरूरत पड़ेगी हम भोले बाबा तक पहुंच जाएंगे, भोले बाबा से पूछताछ कर लेंगे। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से शुरुआती में, चूंकि कैमरे पर पुलिस ने बाकायदा इस बयान को दिया था कि जो परमिशन मांगी गई थी इस आयोजन के लिए, उसमें भोले बाबा यानी कि नारायण साकार हरि की तरफ से परमिशन नहीं मांगी गई थी। और जब यह हादसा हुआ है उस वक्त भी वहां पर भोले बाबा की मौजूद जो चीज है तो बता दी कि क्यों आखिरकार पुलिस के हाथ अभी बंधे हुए हैं। लेकिन कुमार सोनू, क्योंकि मधुकर अब पुलिस के गिरफ्त में है, अब मधुकर जब मुंह खोलेगा तो तमाम बातें बोलेगा, और जब तमाम बातें बोलेगा तो फिर बाबा को घेरे में लाया जाएगा, तब पूछताछ होगी। इसी का इंतजार है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि रात 11 बजे से ही देव प्रकाश मधुकर से पुलिस पूछताछ कर रही है। एडीजी, आईजी रैंक के अधिकारी, एसपी रैंक के अधिकारी जो हैं उस पूछताछ में खुद शामिल हैं, खुद जो है सवाल जवाब कर रहे हैं। दरअसल सबसे पहला तो जो है जिम्मेदारी ये है पुलिस की कि किसी भी तरीके से ये पता चल पाए मधुकर से कि पूरी फंडिंग कैसे हो रही है। क्योंकि हमारी यूपी पुलिस के टॉप सोर्सेज से बात हुई तो उनका ये कहना था कि सबसे पहले हम जो है फंडिंग जानना चाहते हैं कि फंडिंग कौन कर रहा था इस पूरे इतने बड़े इवेंट को करवाने की। क्योंकि अकेला देव प्रकाश मधुकर के जो है ये बस की बात नहीं है कि इतनी बड़ी जो है फंडिंग करके और इतना बड़ा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज कर सके। जाहिर सी बात है कि ये फंडिंग कहां से आई ये पता लगाया जाएगा। साथ ही 11 मिनट तक ठीक इस दुर्घटना के बाद मधुकर और बाबा के बीच में क्या बातचीत हुई, मधुकर ने अगर बाबा को बताया कि हादसा हुआ है तो बाबा लौटकर क्यों नहीं आए, और यही तमाम वो तथ्य होंगे जो पुलिस को बाबा तक पहुंचाएंगे पूछताछ के लिए। क्योंकि अब तो जो पीड़ित हैं वो भी ये कह रहे हैं कि बाबा को गिरफ्तार करो, बाबा को भी सजा दो। आप दोनों नजर बनाए रखें इस बड़ी खबर पर।